मैं नीतीश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम इस लेक्चर में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पर चर्चा करेंगे। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में बिस्मार्क की निर्णायक भूमिका रही है। निर्णायक इसलिए भी कहा जा सकता है कि बिस्मार्क के आने से पहले तक एकीकरण के लिए विविध आधार तो अवश्य तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी उसका स्पष्ट दिशा निर्देशन बाकी था और इस निर्देशन का कार्य बिस्मार्क की नीतियों द्वारा संपन्न हुआ। बिस्मार्क 1862 ईस्वी में जर्मनी के प्रसा राज्य का प्रधानमंत्री बना। इसके प्रधानमंत्री बनने के पीछे भी एक पृष्ठभूमि थी। इस समय जर्मन राजनीति पर उदारवादियों का प्रभाव व्याप्त था, जिनका राजतंत्र समर्थकों के साथ संघर्ष चलता रहा है। बिस्मार्क की नियुक्ति एक समन्वय के साथ स्थापित हुई। बिस्मार्क ने इन परिस्थितियों में रक्त और लौ की नीति का पालन किया, जिसका आधार था उग्र राष्ट्रवाद के आधार पर विभिन्न विरोधी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी के एकीकरण की समस्या का समाधान बौद्धिक या उदारवादी भाषणों में नहीं, वरन शक्ति आधारित रक्त और लौह की नीति से ही संभव है, और इस नीति का नेतृत्व जर्मनी का एक प्रांत प्रसा कर रहा था। जर्मनी में इस समय उदारवादी संस्थाएं भी राष्ट्रवाद का प्रचार कर रही थीं, पर बिस्मार्क के प्रभाव स्वरूप आगे जर्मनी राजनीति जो थी वो रक्त और लौह की नीति के द्वारा संचालित होने लगी। आंतरिक समस्याओं के समाधान के साथ ही बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति का आधार ऑस्ट्रिया विरोधी को ही बनाया है। वैसे ही जैसे काबूल ने इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया विरोधी का नीति अपनाई थी। दोनों शुरुआत में ऑस्ट्रिया का ही विरोध कर रहे हैं। बिस्मार्क द्वारा निर्देशित 3 युद्ध, जर्मनी का पूर्ण एकीकरण। बिस्मार्क ने अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के पश्चात 3 युद्धों के माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान की। इन युद्धों से न सिर्फ विदेशी नीति को सफलता मिली, वरन आंतरिक राजनीति में भी बिस्मार्क की श्रेष्ठता स्थापित होती गई। पहला युद्ध 1863 में शेल्स्विक व हॉलस्टीन विवाद को लेकर डेनमार्क के साथ हुआ। डेनमार्क के राजा को जब उत्तराधिकार संपत्ति के रूप में शेल्स्विक व हॉलस्टीन क्षेत्र प्राप्त हुआ, तब इन क्षेत्रों को लेकर प्रसा एवं ऑस्ट्रिया में सक्रियता बढ़ गई। कारण था, ये दोनों राज्य इस मध्यवर्ती क्षेत्र पर अपना कब्जा चाहते थे, ताकि कोई बाह्य शक्ति इनके हस्तक्षेप न कर सके। 1852 के लंदन प्रोटोकॉल के तहत इन दोनों क्षेत्रों पर स्वायत्तता की स्थापना की बात थी, लेकिन डेनमार्क का राजा इसे अपना अंग बनाना चाहता था। इस परिस्थिति में एक कूटनीति के तहत बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से संधि की तथा साथ मिलकर डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किया। डेनमार्क की पराजय के साथ ही इन्हें दोनों क्षेत्र, हॉलस्टीन और शेल्स्विक क्षेत्र प्राप्त हो गई। गेस्टीन समझौता के तहत प्रसा को शेल्स्विक क्षेत्र तथा ऑस्ट्रिया को हॉलस्टीन क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यहाँ सामान्य निरीक्षण के लिए संयुक्त उत्तरदायित्व की बात हुई। वास्तव में यह संयुक्त उत्तरदायित्व बिस्मार्क की कूटनीति के तहत था, ताकि आगे चलकर विवाद की स्थिति में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया जा सके। द्वितीय युद्ध सेडोवा का लड़ाई था, जो 1866 ईस्वी में गेलेस्टीन समझौता में ही यह बात हो जाती है कि शेल्स्विक क्षेत्र जो प्रसा को मिला है और हॉलस्टीन क्षेत्र ऑस्ट्रिया को मिला है, और सामान्य निरीक्षण के लिए संयुक्त उत्तरदायित्व की बात कही गई थी, जो आगे के लिए एक विवाद का एक रास्ता तैयार किया गया था। जो दूसरी लड़ाई सेडोवा की हुई है, उसमें हम देखते हैं कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं गेस्टीन समझौता ही उत्तरदायी है। प्रसा में और ऑस्ट्रिया में मतभेद हो जाता है, और होना भी अवश्यंभावी था। आंतरिक शांति व्यवस्था आदि को लेकर 1866 तक ऑस्ट्रिया और प्रसा में मतभेद तीव्र हो गए।
इसी बीच बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति में इस युद्ध के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्तर पर समर्थन प्राप्त कर लिया था। बिस्मार्क ने उदारवादियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए घोषणा की कि भविष्य में जर्मन डायट का निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होगा। बाह्य स्तर पर फ्रांस को तटस्थता के लिए राजी किया गया और इसके लिए बिस्मार्क ने फ्रांस को जर्मनी के मध्यवर्ती राइन क्षेत्र देने का वायदा किया। इस प्रकार अपनी कूटनीतिक चालों से बिस्मार्क ने उदारवादी खेमे के साथ साथ बाह्य खेमे में फ्रांस को भी अपनी तरफ मिला लिया। रूस व इटली चूँकि ऑस्ट्रिया के शत्रु थे, इसलिए इन देशों ने भी जर्मनी से मैत्री संधि कर ली। इन समर्थनों के बाद बिस्मार्क के लिए अनुकूल वातावरण था। साथ ही साथ वो ऑस्ट्रिया को अकेला छोड़ दिया था। साथ ही बिस्मार्क ने दक्षिण राज्यों में भी यह समझौता कर लिया था कि अगर विदेशी हस्तक्षेप होता है तो वे साथ मिलकर युद्ध करेंगे और उसका नेतृत्व प्रसा करेगा। अंततः हम देखते हैं कि 1866 के सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई और इसके पश्चात उत्तरी जर्मनी क्षेत्रों से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। अब सिर्फ दक्षिण के राज्यों बावेरिया, बादेन आदि को मिलाया जाना बाकी था। तृतीय युद्ध सेडान का युद्ध, जो 1870 ईस्वी में लड़ा गया, यह फ्रांस और प्रसा के बीच में था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि लियोपोल्ड प्रकरण में तैयार हो गई थी। स्पेन में एक विद्रोह के द्वारा यह वहाँ स्थापित राजवंश की जगह लियोपोल्ड को शासक बनाया गया, जो प्रसा के होहेनज़ोलर्न वंश से संबंधित था। फ्रांस ने इस प्रकरण का विरोध किया और उसने प्रसा के राजा विलियम के पास अपना एक राजदूत भेजा। इस दूत ने जो बातचीत की उसकी जानकारी एम्स तार के माध्यम से बिस्मार्क के पास भेजी गई। बिस्मार्क ने इस तार की जानकारी समाचार पत्रों में इस तरह से छपवाई जिससे फ्रांस का अपमान हो गया और जर्मन मूल के लोग संगठित हो गए। आक्रोश में आकर फ्रांस ने सम्राट ने नेपोलियन तृतीय ने प्रसा पर आक्रमण कर दिया। यह एम्स तार की ही घटना है। यह युद्ध सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दक्षिण जर्मनी के राज्यों ने भी प्रसा का साथ दिया, क्योंकि बिस्मार्क ने फ्रांस को जर्मनी विरोधी रूप में प्रचारित करवाया था और वह कहा था कि फ्रांस लोभी है, वह जर्मनी के राइन क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है। संगठित रूप से लड़ने के कारण इस युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। युद्ध की समाप्ति फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा होती है, जिसके तहत प्रसा को फ्रांस के एल्सास लॉरेंस क्षेत्र का पूर्वी भाग प्राप्त हुआ। साथ ही फ्रांस में से जर्मनी को क्षतिपूर्ति देने की बात भी कही गई। हम इसकी तुलना पेरिस शांति समझौते से कर सकते हैं। किस प्रकार फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि में जर्मनी के द्वारा फ्रांस पर कई आपत्तिजनक संधियाँ की गई थी, ये सेडान के युद्ध में। वहीं पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस के द्वारा जर्मनी के साथ आपत्तिजनक संधियाँ की गई थी। इस प्रकार फ्रांस की पराजय के पश्चात दक्षिणी राज्यों का सम्मेलन जर्मनी संघ में हुआ और 18 जनवरी 1871 को प्रसा के विलियम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब हम थोड़ी बात बिस्मार्क की विदेश नीति पर कर लेते हैं। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क की विदेश नीति का यूरोपीय राजनीति में उल्लेखनीय स्थान है। कारण है कि इससे एक गुटबंदी का निर्माण हुआ, जिससे आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। 1870 में सेडान युद्ध के पश्चात फ्रैंकफर्ट संधि से जर्मनी को फ्रांस का एल्सास लॉरेंस का क्षेत्र तो प्राप्त हो ही गया, साथ ही साथ फ्रांस के लिए यह बहुत बड़े अपमान की बात थी। बिस्मार्क की विदेश नीति फ्रांस विरोधी पर केंद्रित थी तथा इसी के अनुरूप आगे उसे कूटनीतिक संधियाँ भी की हैं। 1872 में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस ने अपने हितों के लिए त्रिपक्षीय संधि हुई। 1872 की संधि 1878 में टूट गई क्योंकि रूस इससे अलग हो गया। ऑस्ट्रिया और रूस दोनों के हित बाल्कन क्षेत्र में टकराते थे। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ एक गुप्त संधि कर ली, जिसके कारण रूस नाराज हो गया जर्मनी से और यह संधि जो थी 1872 में की गई थी त्रिपक्षीय संधि, वो टूट जाती है।
अंततः 1882 में पुनः जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच त्रिगुट संधि हुई, जो लंबे समय तक चलती रही। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी हम देखते हैं कि यह तीनों देश एक साथ लड़ते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध में भी हम देखते हैं कि लालच के कारण जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ लड़ते हैं, लेकिन इटली स्वयं इस संधि से अलग हो जाता है और वह इंग्लैंड, फ्रांस और मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जर्मनी के द्वारा जो लौह और रक्त की नीति थी, उग्र राष्ट्रवाद की नीति थी, और उसके द्वारा जो 3 मुख्य लड़ाई डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ जो लड़े गए, जिससे अंततः फ्रांस का पूर्ण एकीकरण संभव हो पाए, जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव हो पाता है, उसे हमने देखा है। धन्यवाद।